एपिसोड 81 कटी हुई उंगलियां। इश्क ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। वो इस वक्त आकर्ष को देखना नहीं चाहती थी। इस वक्त उसका विचार बस इतना था कि उसे अकेले रहना है। वो चाहती थी कि आकर्ष उसे इस वक्त अकेला छोड़ दे। आकर्ष उसकी ओर देखकर बोला, मुझे पता है बेबी गर्ल, तुम जाग रही हो। दोपहर होने वाली है, उठ जाओ। इश्क ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खिड़की के बाहर देखा। सच में धूप बहुत तेज थी। इसका मतलब दोपहर होने वाली थी। पर उसे पता है कि आज आकर्ष उसे ये नहीं कहेगा कि वो काफी देर तक सो रही थी, क्योंकि आकर्ष ने उसे सुबह के समय ही छोड़ा था। पूरी रात वो अपनी आंखें बंद किए हुए न जाने कौन से विचारों में था, लेकिन उसने इश्क को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं किया था। उसकी प्रताड़ना और कठोरता इश्क अपने ऊपर बर्दाश्त कर रही थी। उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और सांस संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर भी आकर्ष नहीं रुका था। पर उसने एक बार भी इश्क की आंखों में नहीं देखा था। आकर्ष ने भले ही जिस्मों की दूरियां कम कर दी थी, पर शायद दिलों में और ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी और नफरत का दायरा भी ऊंचा हो गया था। आकर्ष धीरे से चलकर बेड के पास आता है, जहां पर इश्क अपने अस्तित्व को चादर में छुपाए हुए खुद में सिमट रही थी। आकर्ष ने उसे ऐसा करता हुआ देखा तो उसने इश्क से कहा, बेबी गर्ल, मुझे तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है और मुझे यकीन है तुम उसे देखकर हैरान हो जाओगी। आकर्ष उसके बिल्कुल पास आकर उससे ये कहता है। उसने धीरे से उसके गालों पर से बाल हटाए और उसके कानों के पास एक किस करते हुए उसे ये बोला। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि इश्क एक बार फिर से सिहर जाती है। लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और आकर्ष को अनदेखा करने की कोशिश की। वो अपने निचले होठों को जबरदस्ती अपने दांतों में दबाए हुए अपने चेहरे को और तकिए में दबाने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा करता देख आकर्ष मुस्कुराते हुए उसके कानों के पास आता है और कहता है, तुम ऐसा करोगी तो मैं और एक्साइटेड हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। इश्क की आंखें एक झटके से खुल जाती है और वो हैरानी से आकर्ष की तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे पर अब तक जो भी एक्सप्रेशन थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसे इश्क की आंखों में नमी नजर आती है। इस आंसुओं को ही तो वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था और यही उसके सामने मौजूद थे। आकर्ष ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो इश्क की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। इश्क सुबकते हुए उठकर बैठ जाती है। उसके शरीर में अभी भी असहनीय दर्द हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से संभलते हुए उठकर बैठ जाती है, पर उसकी हिचकियां चालू हो गई थी। आकर्ष ने साइड के टेबल से पानी का ग्लास उठाया और उसे इश्क की तरफ बढ़ा दिया। इश्क ने ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने सीने से दबा लिया था। वो धीरे से पानी का गिलास पकड़ती है और उसे घुट घुट करके पीने लगती है। तो रात में नींद अच्छी आई। आकर्ष ने उसे पानी पीता हुआ देख मुस्कुराते हुए कहा। तो इश्क ने अपना पानी खत्म किया, लेकिन वो गुस्से में आकर्ष को घूरती है। उसकी आंखों में नमी अभी भी थी और चेहरा गुस्से में लाल हो रखा था। वो अपने दांत पीसते हुए आकर्ष से बोली, ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल मुझसे पूछना बंद करो आकर्ष, और प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। आकर्ष की नजरें तीखी हो जाती है और उसने इश्क से कहा, तुम हमेशा ही कैसे कह जाती हो, मैं कभी भी तुम्हारे सामने अपना सबसे बुरा साइड नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती हो जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे सामने अपना असली रूप तुम्हें दिखाना पड़ता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, कल रात मैंने इसे बेहतर तरीके से देख लिया है। इससे ज्यादा असली रूप तुम्हारा और हो भी कैसे सकता है।
और शायद इससे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकते हो। आकर्ष ठकराल, तुम एक रेपिस्ट हो, तुमने मेरा रेप किया है। इश्क एकदम से चिल्लाते हुए आकर्ष से ये कहती है और उसके ये कहने के बाद आकर्ष का चेहरा सख्त हो जाता है। उसमें कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में विचलितपन नजर आ रहा था और धीरे धीरे उन आंखों में चिंगारी उभरने लगी। उसकी आंखें एक पल के लिए जो शांत थी और हैरानी से इश्क को देख रही थी, अगले ही पल भड़क उठती है। आकर्ष के हाथ अचानक से इश्क के गले तक पहुंच गए थे, लेकिन सिर्फ उसके गले तक पहुंचने से 1 इंच दूर उसने अपने हाथों को रोक लिया। वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कसता है और उसे वापस ले आता है। उसने गुस्से में वहां से अपने कदम अलमारी की तरह बढ़ा दिए। अलमारी में जाकर उसने एक सिंपल व्हाइट कलर की शर्ट निकाली और उसे इश्क की तरफ फेंकते हुए कहा, इसे पहन लो। उसकी बात को करना या फिर इस चीज का विरोध करने की हालत में इस वक्त इश्क नहीं थी। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और वो ब्लैंकेट में बैठी हुई थी। उसने चुपचाप से उस शर्ट को उठाया और उसे पहनना शुरू कर दिया। उसके हाथों में और मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। शर्ट के बटन लगाते वक्त उसकी नजरें नीचे थी। जैसे ही इश्क ने शर्ट पहन लिया, उसने ब्लैंकेट को एक साइड कर दिया और अपने दोनों पैर जमीन पर रख दिए। वो बेड पर ही बैठी हुई थी, बस उसके पैर जमीन पर थे। वो अभी भी हिम्मत जुटा रही थी और संघर्ष कर रही थी। वो धीरे धीरे सांस ले रही थी और खुद के अंदर हिम्मत जुटा रही थी। तभी उसके सामने एक बॉक्स आ जाता है। वो हैरानी से अपना चेहरा उठाकर देखती है तो आकर्ष ने उसके सामने एक बॉक्स रखा था और वो इश्क को उसे लेने के लिए कहता है। इश्क ने धीरे से वो बॉक्स अपने हाथों में लिया और उसकी ओर देखकर कहा, ये क्या है? ओपन करो बेबी गर्ल। जब तक तुम इसे ओपन नहीं करोगी, तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये क्या है? आकर्ष ने एक डेविल स्माइल के साथ इश्क से ये कहा तो इश्क हैरान हो जाती है। उसने धीरे से बॉक्स को ओपन किया और जैसे ही उसने ऊपर रखा हुआ पेपर उस बॉक्स से हटाया, उसके हाथों से वो बॉक्स दूर झटक जाता है और वो चिल्लाते हुए उसे फर्श पर फेंक देती है। उसमें से वो चीज निकलकर फर्श पर गिर जाती है। उसे देखकर इश्क की हालत खराब हो गई थी। आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी और सांस तेजी से चलने लगी थी। वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलना चाह रही थी। वो हल्के हल्के आवाज में चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर ये चीज उसे इतना भयंकर मंजर दिखा रही थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उस बॉक्स के अंदर कटी हुई उंगलियां रखी हुई थी, पूरी खून से सनी हुई कटी हुई उंगलियां, जिसमें नाखून भी थे और वो किसी इंसान की उंगलियां लग रही थी। इश्क की नजरें उन कटी हुई उंगलियों पर ही थी, जो इस वक्त जमीन पर फैली हुई थी। पता नहीं वो 5 थी या 6 थी, 7 थी या फिर 10 थी, लेकिन उसे वहां पर बहुत सारी उंगलियां खून से सुनी हुई नजर आ रही थी। वो घबराते हुए उन उंगलियों को देख रही थी और डर से उसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वो हिम्मत करके कुछ भी नहीं पूछ पा रही थी। उसके चेहरे पर डर देखकर आकर्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे से इश्क के बगल में बैठता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम इन्हें देखकर डर क्यों गई हो? तुम्हें याद नहीं ये किसकी उंगलियां हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम इन उंगलियों को भूल कैसे सकती हो? ये वही है ना जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। ये वही है जिसे कल रात तुम्हारे गालों को छुआ था। ये वही है जो कल रात तुम्हारे हाथों को छू रहा था। ये वही है जो कल रात तुम्हारी करीब आ रहा था। तुम इतनी जल्दी उंगलियों को भूल गई। आकर्ष की बात सुनकर इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और हल्के हवा के साथ उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, रियांश।
वेल डन बेबी गर्ल, तुमने तो पहचान लिया, ये उसी रियांश की उंगलियां हैं। आकर्ष इतनी बेफिक्री के साथ कहता है कि ये कोई मजेदार पहेली थी जिसे इश्क ने सॉल्व कर लिया है। वो डरते हुए आकर्ष की तरफ देखती है। हकलाते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जो डर था वो उसकी आंखों में दिख रहा था। कहीं सच में आकर्ष ने रियांश के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है? वैसे भी वो एक खूनी है, उसके लिए किसी का मर्डर करना कौन सी बड़ी बात है। यही सोचते हुए वो डर भरे चेहरे के साथ आकर्ष को देखते हुए कहती है, तो तुमने उसके साथ क्या किया है? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? शायद मैं भूल गया। वो क्या है ना, तुम सुबह से सो रही थी और मैं तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए शायद मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई है। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे प्यारे दोस्त को थोड़ा सा टॉर्चर किया है। जब तुम सो रही थी तब मैं यही काम कर रहा था। आकर्ष एकदम बेफिक्री के साथ बहुत कूल अंदाज में मुस्कुराते हुए इश्क से ये कह रहा था और इश्क हैरानी से उसे देख रही थी। मिलना चाहोगी अपने दोस्त से? इश्क की आंखें हैरानी और डर से भर गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो घबराते हुए कभी उस उंगलियों को और देखती है तो कभी आकर्ष के उन आंखों को, जिसमें ना तो फिक्र थी और ना ही उसने जो किया है उसे करने का कोई मलाल था। आकर्ष ने अपने हाथ इश्क की तरफ बढ़ा दिए। इश्क को इस वक्त सिर्फ रियांश की फिक्र थी। वो जल्दी से उसके हाथों पर अपने हाथ रख देती है और आकर्ष उसे धीरे से बेड से खड़ा करता हुआ कमरे से बाहर लेकर आ जाता है। वो उसे हॉल में लाता है और सीधे घर के पिछले हिस्से की तरफ लेकर चला जाता है। अंधेरे गलियारे में बिल्कुल अंत में वो पहुंचती है। वहां देखती है कि दूर तक सिर्फ गलियारा और खतरनाक तस्वीर ही है। पर जैसे ही उसकी नजर गलियारे के अंत में पड़ती है, उसकी नजर हैरानी से भर जाती है। यहाँ पर एक कमरा है। उसने कभी इस तरफ देखा भी नहीं था। उसे कभी इस बारे में पता भी नहीं था कि इस तरफ कोई कमरा भी है। आकर्ष धीरे से उसे कमरे के अंदर ले जाता है, लेकिन जैसे ही इश्क वहां पहुंचती है, उसका मन बुरी तरह से कच्चा हो जाता है। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। वो घबराते हुए इधर-उधर देख रही थी, सिवाय अंधेरे के उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी आकर्ष ने अपना हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड से लाइट ऑन कर दी और जैसे ही कमरे में रोशनी होती है, इश्क की नजरें सामने जाती है, जहां पर रियांश कुर्सी पर बैठा हुआ था। नहीं, वो बैठा हुआ नहीं था, वो कुर्सी पर बंधा हुआ था। चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ और होठों से खून निकल रहा था। उसे बुरी तरह से पीटा गया था और खून से लथपथ वो कुर्सी पर बांधकर बिठाया गया था। रियांश, उसका नाम चिल्लाते हुए इश्क उसकी तरफ भागती है, पर आकर्ष उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इश्क की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए आकर्ष को देखती है, तो आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, फिक्र मत करो, अभी जिंदा है, लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और आराम से बेबी गर्ल, तुम्हें चोट लग जाएगी, मैं तुम्हें उसे मिलवाऊंगा ना। इश्क डरते हुए रियांश की तरफ देखती है और धीरे से उसका नाम पुकारती है, रियांश। आकर्ष ने उसकी कलाई छोड़ दी और धीरे धीरे उसके आसपास चक्कर लगाने लगा। इश्क अपनी जगह पर ही जमी हुई थी। वो अपनी जगह से 1 इंच के लिए भी हिल नहीं रही थी। उसके पैर अपनी जगह पर जम गए थे और शरीर एकदम फ्रिज हो चुका था। उसकी आंखें सिर्फ रियांश के ऊपर ही थी, जो घायल अवस्था में कुर्सी पर बंधा हुआ था। आकर्ष उसके आसपास चक्कर लगाता है और फिर अचानक से उसे अपनी बाहों में लेकर वो उसके चेहरे को अपने सीने से दबा लेता है। उसने धीरे से इश्क के माथे पर थपथपाते हुए कहा, आराम से, घबराओ मत। इश्क का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वो धीरे से आकर्ष के सीने से लगी हुई थी,
लेकिन उसके हाथ अभी भी नीचे बेजान से लटक रहे थे। वो धीरे से रियांश को देखती है और उससे कहती है, तुमने उसके साथ क्या किया है? आकर्ष मुस्कुराते हुए बोलता है, उसने तुम्हें छूने की हिम्मत की है बेबी गर्ल, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था? ये उसके लिए एक सबक होना चाहिए। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी दोस्त की अभी तक जान नहीं ली है। उसे एक बार तुम्हें देखने का मौका दिया है। इश्क के चेहरे पर डर और ज्यादा दिखने लगा था। वो हैरानी से आकर्ष को देख रही थी। तो आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे देखकर उसके एक गालों पर हाथ रखता है और कहता है, चलो अब तुम यहाँ पर मौजूद हो तो मुझे ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दोस्त का अंत अपनी आंखों के सामने देख सकती हो। आकर्ष मुस्कुराते हुए ये कहता है और अगले ही पल उसने गन उठाई और सीधे रियांश की तरफ पॉइंट कर दी। एपिसोड 82 छलावा। इश्क के चेहरे पर डर और ज्यादा दिखने लगा था। वो हैरानी से आकर्ष को देख रही थी। तो आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे देखकर उसके एक गालों पर हाथ रखता है और कहता है, चलो अब तुम यहाँ पर मौजूद हो तो मुझे ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दोस्त का अंत अपनी आंखों के सामने देख सकती हो। आकर्ष मुस्कुराते हुए ये कहता है और अगले ही पल उसने गन उठाई और सीधे रियांश की तरफ पॉइंट कर दी। आकर्ष ने सीधे रियांश की तरफ बंदूक तान दी थी। यह देखकर इश्क की हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से आकर्ष का हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई को पकड़कर वह उसे देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज आकाश, प्लीज उसे मत मारना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे मत मारो, उसने कुछ भी नहीं किया है। आकर्ष की नजरें तीखी हो गई और वह इश्क को देखने लगा। उसकी निगाहें इश्क के चेहरे के ऊपर ही थी। वह कितना फिक्र जाता रही थी रियांश के लिए। उसे रियांश की कितनी परवाह थी। उसे डर लग रहा था कि आकर्ष रियांश को मार देगा। यह देखकर आकर्ष का चेहरा गुस्से में सख्त हो जाता है और वह गुस्से में इश्क के तरफ ही उस गन को पॉइंट करके उसे कहता है, बस यही यही जो तुम्हारे चेहरे पर फिक्र है ना, यही मुझसे यह सब काम करवाती है। तुम्हारे चेहरे पर इस लड़के के लिए जो परवाह दिख रही है ना, इस परवाह के लिए ही मैं ना चाहते हुए भी लोगों को मारता जाता हूँ। तुम बेबी गर्ल, तुम मुझसे करवाती हो यह सब काम। मैं नफरत करता हूँ हर एक उस इंसान से जो तुमसे प्यार करता है। तुम भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। मेरे सामने लोगों की परवाह करती हो, उसके बाद मेरे हाथों से गलत काम हो जाता है। इश्क जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगती है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। वह बस मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने उसे हमेशा सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही समझा है। और रियांश के लिए अगर किसी के दिल में फीलिंग्स है तो वह किमची है। मैंने देखा है उसकी आंखों में। वह पसंद करती है रियांश को। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। आकर्ष तीखी नजरों से इश्क को देखकर बोला, लेकिन इसकी आंखों में तो तुम्हारे लिए मुझे जज्बात नजर आते हैं। उसका क्या करूं मैं बेबी गर्ल? इश्क अपने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए ना में सिर हिलाते हुए कहती है, हम दुनिया को अपने तरीके से नहीं चला सकते हैं। अगर रियांश को मैं पसंद हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है और ना ही रियांश की गलती है। तुम भी दावा करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती हूँ ना। तो इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहराओगे क्या? नहीं आकर्ष, ऐसा नहीं होता है। रियांश अगर मुझसे प्यार करता है तो यह सिर्फ उसकी फीलिंग है जो कुछ दिनों बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम उसे सजा नहीं दे सकते हो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज तुम उसे मत मारो। इश्क इतना बोल ही रही थी
कि आकर्ष ने अपना हाथ उठाया और सीधे रियांश की तरफ पॉइंट कर दिया। उसने इश्क की आंखों में देखा। इश्क का चेहरा डर से भर गया था और आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। देखते ही देखते आकर्ष ने बंदूक चला दी और एक गोली तेजी से निकलकर सामने की तरफ चली गई। इश्क जोर से चिल्लाती है और अपने कान पर हाथ रखकर चीखने लगती है। बंदूक की गोली की आवाज से उसका पूरा चेहरा डर से भर गया था और शरीर थर थर कांपने लगा था। 2 मिनट बाद वहां पर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वहां पर अगर कुछ सुनाई दे रही थी तो सिर्फ इश्क की तेजी से बढ़ती हुई सांसों की आवाज और आकर्ष की सांसों की आवाज। आकर्ष घुटनों के बाल बैठता है और अपने बंदूक की नोक से इश्क की टुद्दी पर रखकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाता है। उसकी आंखें डर से पूरी तरह से लाल हो गई थी और वह डरते हुए आकर्ष को देख रही थी। आकर्ष ने उसे सामने देखने का इशारा किया, लेकिन इश्क की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सामने देखे। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, अपने दोस्त को आखिरी बार देखना भी नहीं चाहोगी कि मरने के बाद वैसा ही लगता है या नहीं? कम से कम उसके मरे हुए चेहरे को तो देख लो, वरना फिर मुझसे शिकायत करोगी कि तुम्हारे दोस्त को आखिरी बार तुम्हें देखने का मौका भी नहीं दिया। इश्क डर से बुरी तरह से कांप रही थी। उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखें एक बिंदु पर केंद्रित हो गई थी। पर जैसे ही उसने आकर्ष को यह कहते सुना कि रियांश मर गया है, उसका चेहरा दर्द और गुस्सा दोनों में तब्दील हो जाता है। वह अपने हाथों की मुट्ठियां बनती है और जोर जोर से आकर्ष के सीने पर मरते हुए कहती है, तुम खूनी हो, तुम हत्यारे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने उसे मार डाला, तुमने रियांश को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। आकर्ष ने 2 मिनट तक तो इश्क के उस नाजुक हथेलियां के घुसे को अपने सीने पर बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसने उसकी दोनों कलाई पकड़ी और वह खड़ा हो गया। उसने एक झटके से अपने साथ साथ इश्क को भी खड़ा कर दिया और सीधे उसके कंधे को पकड़कर उस सामने की तरफ मोड़ दिया जहां पर रियांश कुर्सी से बंधा हुआ था। लेकिन जब इश्क ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रियांश कुर्सी पर अभी भी वैसा ही बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान अभी भी वैसे ही थे। इश्क अपनी जगह पर जड़ हो गई थी। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। वह हैरानी से रियांश को देख रही थी। आकर्ष धीरे से इश्क के पीछे आता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, चलो अब इसका काम खत्म करते हैं। उसने इश्क को छोड़ा और अपनी जेब से एक रिमोट निकला। अगले ही पल उसने रिमोट को रियांश की तरफ किया और एक बटन दबा दिया। जैसे ही वह बटन दबाता है, इश्क एक चीख के साथ आकर्ष की बाहों से चिपक जाती है। जिस कुर्सी पर अभी 2 मिनट पहले तक रियांश बंधा हुआ था, अब उस पर कुछ भी नहीं था। रियांश उसकी आंखों के सामने ऐसे गायब हो गया जैसे कि वहां पर था ही नहीं। इश्क बड़ी बड़ी आंखों से उसे खाली कुर्सी को देख रही थी और फिर उसने हैरानी से आकर्ष की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस हल्की सी मुस्कान थी। वह हैरान होते हुए आकर्ष को देखकर कहती है, यह तो कुर्सी से गायब हो गया है। वह अचानक से गायब कैसे हो सकता है? वह क्या था? क्या किया तुमने? इश्क के ऐसे सवाल करने पर आकर्ष हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, कुर्सी पर तुम्हारा दोस्त नहीं था, एक छलावा था। उसकी बात इश्क को बिल्कुल समझ नहीं आई और वह हैरानी से आकर्ष को देखने लगी। तो आकर्ष ना में सिर हिलाते हुए बोलता है, तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया है? इंसानों का दिमाग पढ़ने जानती हो, लेकिन असलियत और छलावे में फर्क नहीं जानती हो। वह रियलिटी नहीं थी, होलोग्राम था। होलोग्राम? इश्क हैरानी से कहती है तो आकर्ष मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, होलोग्राम टेक्नोलॉजी AI आजकल काफी चल रहा है।
बहुत सही चीज है। आकर्ष एकदम मजाकिया अंदाज में मजे लेते हुए कहता है तो इश्क हैरानी से उस खाली कुर्सी को देखते हुए बोली, अगर वह रियांश नहीं था तो उंगलियां किसकी है जो तुमने उस बॉक्स में रख कर मुझे दी थी? आकर्ष अपने सर को खुजाते हुए कहता है, हाँ वह उंगलियां। उसके बारे में तुम्हें बताना भूल ही गया, वह नकली नहीं थी, वह कटी हुई उंगलियां किसी इंसान की ही है। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है तो आकर्ष हंसते हुए कहता है, पर फिक्र मत करो, वह तुम्हारे दोस्त की नहीं है, किसी लावारिस लाश की है। तुम्हारा दोस्त तो इस समय बस में बैठकर किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। अब वह कहाँ जा रहा है और किसके साथ जा रहा है, यह तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि यह सब करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आज के बाद मुझे तुम्हारे चेहरे पर किसी और के लिए फिक्र और तुम्हारी जुबान पर किसी और का जिक्र ना गवारा है। अब वह कहाँ जा रहा है और किसके साथ जा रहा है, यह तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि यह सब करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आज के बाद मुझे तुम्हारे चेहरे पर किसी और के लिए फिक्र और तुम्हारी जुबान पर किसी और का जिक्र ना गवारा है। इश्क घबराते हुए उस खाली कुर्सी को देख रही थी। उसे एहसास हो गया था कि आकर्ष का पागलपन उसके हद के बाहर जा चुका है। इसके आगे इश्क को कोई भी कदम उठाना होगा तो वह सोच समझ कर ही उठाना होगा, क्योंकि उसकी एक गलती और हो सकता है कि उसकी वजह से किसी मासूम की जान चली जाए। इश्क अभी भी हैरान अपनी जगह पर ही खड़ी थी। आकर्ष इश्क का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ वापस कमरे में लेकर आ जाता है। वह कमरे में आता है और इश्क को सीधे बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में पहले से ही गर्म पानी भरा हुआ था। उसने आराम से इश्क को अपने गोद में उठाया और आराम से बाथ टब के अंदर गुनगुने पानी में लेटा दिया। उसने इश्क के कानों में धीरे से कहा, तुम हमसे रिलैक्स होकर यहाँ पर बाथ लो। इश्क अभी भी सुन थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आकर्ष को उसने कम आंका था। आकर्ष सिर्फ मेंटल पेशेंट नहीं है, वह एक साइको भी है, और साइको जब अपने शक पर आता है तो उसे किसी की भी परवाह नहीं होती है। उसे पता चल गया था कि आकर्ष का केस सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट वाला नहीं है। आकर्ष अगर बीमार है तो वह उसकी बीमारी का लास्ट स्टेज है, जहां पर वह अपने साइको नेचर को ही असलियत समझ बैठा है। कमरे से बाहर निकालकर आकर्ष की नज़र दरवाजे पर खड़ी हुई रिमी पर जाती है, जिसे उसी ने कमरे पर बुलाया था। रिमी कमरे में दाखिल होती है और अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। आकर्ष रिमी के पास आते हुए कहता है, इश्क बाथरूम में नहा रही है, फ्रेश होकर जब वह बाहर आ जाएगी तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। रिमी घबराते हुए हाँ में सिर हिलती है और आकर्ष वहां से स्टडी रूम में चला जाता है। जैसी वह स्टडी रूम में दाखिल होता है, अपना फोन निकलता है। उसने तुरंत प्रतीक को कॉल कर दिया। प्रतीक ने फोन उठाने के साथ ही कहा, जी चीफ, कुछ पता चला? आकर्ष सख्ती से कहता है तो प्रतीक ने कहा, जी अभी तक तो उन लोगों का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इतना जरूर था कि वह लोग आपका और इश्क मैडम का इंतजार ही कर रहे थे। अच्छा हुआ चीफ कि आप पार्टी से पहले निकल गए और आपने गलत रास्ता ले लिया। आप लोग अगर सही रास्ते से आते तो वह लोग हमला करने के लिए आपका इंतजार कर रहे थे। पर फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही पता कर लेंगे कि वह लोग कौन है। उनके एक साथी को हमने पकड़ लिया है और बाकियों को भी हम ढूंढ रहे हैं। जल्द ही उस शख्स के बारे में भी पता चल जाएगा जो आपके ऊपर हमला करवाने वाला था। उसे आदमी को जिंदा रखना, मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। आकर्ष ने कहा तो प्रतीक घबराते हुए कहता है, सॉरी बॉस, लेकिन जब हमारे आदमी ने उसे पकड़ लिया तो न जाने कहां से उसने एक कैप्सूल निकाली और उसे खा लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई और हमारे हाथ कुछ नहीं लगा।
लेकिन हम फिर भी ढूंढ रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही उन लोगों को ढूंढ लेंगे। आकर्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी पर खतरनाक आवाज में कहा, अच्छा हुआ उसने अपनी जान खुद ही ले ली, वरना मुझसे मुलाकात हो जाती तो उसकी आत्मा मौत की भीख मांगती। उस आदमी का क्या जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है? चीफ, वह आदमी तो वही ऑन द स्पॉट मर गया। आकर्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उसके परिवार के बारे में पता करो और अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो वह उन तक पहुंचा दो, लेकिन इनमें कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। समझ गए? प्रतीक्षा में जवाब देता है तो आकर्ष फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। आकर्ष फोन को सोफे पर फेंक देता है और दूसरी तरफ सोफे पर निढाल होकर बैठ जाता है। उसका चेहरा ऊपर था और आंखें बंद थी। वह कल रात के बारे में सोच रहा था। उसने कभी भी किस्मत पर यकीन नहीं किया। उसे चमत्कारों पर कोई विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि जिंदगी में जो कुछ भी आपको चाहिए वह आपको हासिल करना होता है, पर कल रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह ना चाहते हुए भी चमत्कार कह सकता था। कल रात जब उसने इश्क को रियांश के साथ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह इश्क को इस बात के लिए सजा देना चाहता था, इसलिए वह इश्क को लेकर पार्टी खत्म होने से पहले ही वहां से निकल गया। और उसने घर पहुंचने की जल्दी की वजह से शहर का रास्ता ना लेते हुए हाईवे का रास्ता लिया था, जहां पर गाड़ियां कम होती थी। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि इश्क को यह एहसास दिला सके कि उसने कितनी बड़ी गलती की है किसी और के करीब जाकर। लेकिन आज सुबह उसे पता चला कि जिस रास्ते का इस्तेमाल वह घर जाने के लिए करने वाला था उस पर पहले से ही दुश्मन घात लगाए बैठे हुए थे। आकर्ष के गाड़ी जैसी दिखने वाली दूसरी गाड़ी ने जब उस सड़क से गुजरी तो उन लोगों ने उसे एक्सीडेंट से उड़ा दिया और उस गाड़ी में मौजूद शख्स की वहीं पर मौत हो गई।